ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा जाता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा जाता है और रिएक्शन मैकेनिज्म की बात की जाती है। रेट का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, कितने कंसंट्रेशन में चेंज आया है R2 माइनस R1, कितना टाइम लगा T2 माइनस T1। लेकिन सर R2 तो R1 से कम है तो ये माइनस आएगा और माइनस को कंपनसेट करने के लिए बाहर लगा दिया जाता है माइनस का साइन, ठीक है ना, क्योंकि रेट का एज सच नेगेटिव में कोई मीनिंग नहीं होता। लेकिन अगर मान लो कोई रिएक्शन ऐसी है जो एक से ज्यादा स्टेप में खत्म हो रही है, एक स्टेप वाली तो हो गई एलिमेंट्री, एक से ज्यादा स्टेप में खत्म हो रही है, उनको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कि ऐसी रिएक्शंस जिनकी मोलिकुलैरिटी 3 से ज्यादा हो, है ना, 3 से ज्यादा रिएक्शन, जो मोलिकुलैरिटी 3 से ज्यादा वाली रिएक्शंस बहुत ही रेयर होती है ना। कैसी होती है? रेयर होती है। क्यों? बिकॉज 3 से ज्यादा स्पीसीज के एक साथ कोलाइड करने के चांसेस काफी कम होते हैं। दैट्स व्हाई ऐसे रिएक्शंस जिसमें कोलिजन 3 से ज्यादा स्पीसीज की होती है, मोलिकुलैरिटी 3 से ज्यादा हो, वो आपको बहुत ही रेयर मिलेगी। टाइम टी पर टोटल प्रेशर देखो, टाइम टी पर टोटल प्रेशर, टाइम टी पर टोटल प्रेशर किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। और ये किसके बराबर है? P2 के बराबर है। बोलो तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं P1 प्लस x इज इक्वल टू P2, और यहां से जो x की वैल्यू है वो कितनी मिल गई सर? वो मिल गई P2 माइनस P1। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और सब लोगों की पढ़ाई भी बहुत बढ़िया ढंग से चल रही होगी। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं माइंड मैप सीरीज में। फिजिकल केमिस्ट्री का माइंड मैप में सिर्फ एक चैप्टर बचा हुआ था जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, उसको आज इस पोर्शन में हम लोग कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, जो इसके साथ न्यूक्लियर केमिस्ट्री है वो मैं केमिकल काइनेटिक्स के साथ नहीं करवा रहा हूं, बिकॉज न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो जनरली मेंस का पार्ट नहीं होता, उससे जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली एडवांस में आते हैं। और दूसरी चीज, जब आप फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हो तो आप लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमने इस वाले पोर्शन में इंक्लूड नहीं करी है, पहले ही बता दूं, फिर आप लोग बोलोगे सर वो क्यों नहीं करवाया आपने। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है रिवीजन के लिए, जैसे मैंने आपसे कह दिया, जिन बच्चों ने केमिकल काइनेटिक्स एक बार के लिए बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रखा है और जो लोग सिर्फ रिवीजन करना चाहते हैं, है ना, एक बार फास्ट क्विक रिवीजन हो जाए, सारे फॉर्मूले में पता लग जाए, चैप्टर का सीक्वेंस में पता लग जाए, वो लोग इस सेशन को लें। लेकिन जिन्होंने अभी तक केमिकल काइनेटिक्स का नाम भी नहीं सुना है, बैकलॉग जिनका केमिकल काइनेटिक्स है, पहली बार नहीं पढ़ा है एक बार भी, उन लोगों को बड़ी मुश्किल होने वाली है। ठीक है ना, तो वही लोग बच्चे देखें, वो बाकी लोग अपना टाइम खराब ना करें, नहीं तो बाद में लिखोगे सर समझ ही नहीं आया, बिकॉज ये माइंड मैप सीरीज है, लगभग 1 घंटे में हम लोग पूरा चैप्टर कवर करने वाले। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सेशन को कर दिया जाए स्टार्ट। क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलैरिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और सबसे लास्ट में आता है अपना कोलिजन थ्योरी। बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, बहुत आसान सा चैप्टर भी है ये वाला। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, सबसे पहली चीज, अगर इस केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं क्या? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। और ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा जाता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा जाता है और रिएक्शन मैकेनिज्म की बात की जाती है। आप लोग बोलोगे सर तो फिर ये रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है? बहुत सिंपल चीज, जो आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन में टाइम के साथ चेंज, यूनिट टाइम में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज होगा, उसको बोला जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत ही सिंपल सी कहानी है। लेट्स से एक रिएक्शन है, R गिव्स P, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर मान लेते हैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन, या टाइम t इज इक्वल टू T1 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं R1, ये रहा होगा P1, t इज इक्वल टू T2 पर ये कॉन्सेंट्रेशन हो गई R2 और ये वाला हो गया P2। तो देखो टाइम के साथ जो P की कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ रही है और जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। ठीक है ना, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बात बता, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, है ना, डिसअपीयरेंस क्यों बोला है? बिकॉज रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। वो क्या होगा सर? रेट ऑफ डिफरेंस होता है, रेट का फॉर्मूला होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कितने कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया है? R2 माइनस R1, कितना टाइम लगा? T2 माइनस T1। लेकिन सर R2 तो R1 से कम है तो ये माइनस आएगा और माइनस को कंपनसेट करने के लिए बाहर लगा दिया जाता है माइनस का साइन। ठीक है ना, क्योंकि रेट का एज सच नेगेटिव में कोई मीनिंग नहीं होता। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस डेल R अपॉन डेल्टा टी। यस, और वहीं पर अगर मान लो मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो सर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो यह आएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P, है ना, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P, ये हो जाएगा सर P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। और क्योंकि P2 की कॉन्सेंट्रेशन P से ज्यादा है, इसको आप लोग डेल P अपॉन डेल T भी लिख सकते हो। अगर आपसे कोई कहे रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगी इज इक्वल टू माइनस डेल R अपॉन डेल्टा T डिवाइडेड इज इक्वल टू डेल P अपॉन डेल्टा T। जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होती है टाइम के साथ, क्योंकि वो डिक्रीज करती है, उसके साथ हमेशा आपको क्या मिलेगा? माइनस का साइन लगा हुआ मिलेगा। लेकिन यहां पर एक और चीज, अगर मान लो कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो A प्लस B गिव्स C प्लस D, अगर इसके लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है तो जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो नीचे चला जाता है ना, ये बन जाएगा -1/a डेल A अपॉन डेल T। ये जो स्मॉल वाले हैं ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाता है, इस बात को ध्यान रखें। या फिर आप
माइनस 1/b डेल बी अपॉन डेल टी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 1/c डेल सी अपॉन डेल टी लिख सकते हो, या फिर 1/d डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई? यस। तो जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपको इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शन बतानी हो, लेट से आपको बताना हो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए, तो उसका एक्सप्रेशन आज भी माइनस डेल ए अपॉन डेल टी रहेगा। अगर मान लो आपको बताना हो रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ सी, यस, तो वो भी डेल सी अपॉन डेल टी रहेगा। ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको ऐड करना होता है, ये सिर्फ और सिर्फ कहां करना होता है? ये सिर्फ और सिर्फ आप ऐड करोगे जब आप रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखोगे। जब आप इंडिविजुअल रिएक्शन लिखते हो, इंडिविजुअल रेट लिखते हो, उस केस में आपको कभी भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को इंक्लूड नहीं करना होता। मेरे हिसाब से कहानी आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। चलिए, अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको आप दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो, एक होता है एवरेज रेट, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। बहुत ही सिंपल सी चीज है। एवरेज रेट का मतलब क्या होता है? एक टाइम पीरियड में, एक लंबे टाइम पीरियड में जो आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हो, दैट इज एवरेज रेट। और अगर मान लो आपने रेट किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में निकाली है, तो दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट, है ना। दोनों में यही डिफरेंस है। लेट से इसके लिए मैं ग्राफ के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं, अगर मैं प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, यस। मान लेते हैं T1 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन थी C1 और T2 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन थी C2, ठीक है ना। तो क्योंकि आप रेट इस टाइम इंटरवल में निकाल रहे हो, इस टाइम इंटरवल में निकाल रहे हो, तो इस रेट को क्या बोला जाएगा? एवरेज रेट बोला जाएगा, है ना। तो इसका जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा C अपॉन डेल्टा टी, यस, डेल्टा C अपॉन डेल्टा टी, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं पर अगर मान लो ये कॉन्सेंट्रेशन है ना, और ये वाला टाइम है, और अगर मान लो आपसे बोला जाता टाइम t इज इक्वल टू t सेकंड पे रेट निकालिए, इस वाले टाइम पे कितना रेट होगा, तो इस पे जो आप रेट निकालोगे उसको बोला जाएगा r इंस्टेंटेनियस, है ना। कैसे निकालते हैं? आप लोगों ने पढ़ा है फिजिक्स में भी कि इस पॉइंट पे आपको क्या करना है? टेंजेंट ड्रॉ करना है, और उसका जो स्लोप है वही इंस्टेंटेनियस रेट के इक्वल होगा। तो ये r इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा सर? इसमें जो आपका डेल्टा टी है वो टेंड्स टू जीरो है, यस, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है। तो अगर इसकी रेट की बात करोगे तो वो बन जाएगा dc अपॉन dt, यस। जो d होता है वो यूज किया जाता है स्मॉल चेंज के लिए, डेल्टा जो होता है वो यूज किया जाता है एक बड़े चेंज के लिए, है ना। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। हमारे केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इंस्टेंटेनियस रेट का कोई ज्यादा काम नहीं आता, हमारे ज्यादातर एवरेज रेट ही काम में आती है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा लंबे टाइम इंटरवल के लिए डेल्टा यूज किया हुआ मिलेगा, रिएक्टेंट के लिए माइनस, प्रोडक्ट के लिए प्लस आएगा, ठीक है। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। यहां से एक टर्म आती है जिसका नाम है रेट लो। क्या होता है रेट लो? देखो, मान लेते हैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है AA प्लस BB गिव्स प्रोडक्ट। मैंने आपसे कहा कि इस रिएक्शन का जो रेट है, इस रिएक्शन का जो रेट है वो A की कॉन्सेंट्रेशन की पावर X और B की कॉन्सेंट्रेशन की पावर Y पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो रिलेशन है, रिलेशन किस किस के बीच है सर? रिलेशन है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच। तो ये जो रिलेशन होता है, दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज नोन एज रेट लॉ या फिर रेट इक्वेशन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन के साथ जो रिलेशन होगा दैट विल बी नोन एज रेट लॉ, है ना। और अगर मान लो मैं इसी में प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो एक कांस्टेंट यूज किया जाता है जिसका नाम है रेट कांस्टेंट, a की पावर x b की पावर y। ये जो k है इसको क्या बोला जाएगा? रेट कांस्टेंट। अब यहां पर जो आपका x और y का वैल्यू है, ये जो x और y की वैल्यू है, क्या ये सर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल भी हो सकती है क्या? x की वैल्यू a के इक्वल और y की वैल्यू b के इक्वल सिर्फ और सिर्फ तभी होगी जब आपकी रिएक्शन कैसी होगी? एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। एलिमेंट्री रिएक्शन बोले तो जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में खत्म होती है उस रिएक्शन को एलिमेंट्री बोला जाता है। अगर आपकी रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है तो जो x और y की वैल्यू है, x की वैल्यू a के इक्वल हो जाएगी, y की वैल्यू b के इक्वल हो जाएगी। लेकिन अगर वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपकी रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है सर, वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, उस केस में आपका x और a अलग अलग हो सकता है। एक्सपेरिमेंटली आपको x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वैसे जो पूरा केमिकल काइनेटिक्स है इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल, है ना। देखने से आपको कभी भी किसी भी रिएक्शन का रेट का आइडिया नहीं लगता है, ठीक है ना। जब आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो तभी आपको पता लगता है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से ये कहानी क्लियर है। तो अगर आपका
पहली चीज, रेट लो क्या होता है? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपने रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन बना दिया, रिलेशन बना दिया, रेट लो बोला जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, रेट कांस्टेंट यूज कर लिया, और साथ साथ ये भी हमने लिख दिया कि एक्स और वाई की वैल्यू ए और बी के इक्वल भी हो सकती है। आपके सामने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है किसकी? रेट कांस्टेंट की। क्या क्या लिखी है? सबसे पहली चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि के का वैल्यू जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी फास्ट होगी, सारी दुनिया जानती है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो के की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, कभी भी चेंज नहीं होती है, इस बात को याद रखें। और अगर आपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ कोई भी छेड़खानी करी तो रेट ऑफ रिएक्शन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, वो हमेशा वैसी की वैसी ही रहेगी। ठीक है ना? इस पे क्वेश्चंस आपको जनरली मिलते हैं कि रिएक्शन था तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इतनी थी तो रेट कांस्टेंट इतना था, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी तो रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सेम रहेगा, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, वेरी गुड। बात ये आती है सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? अभी आप लोगों ने लिखा था, एक रिएक्शन लिखी थी ये वाली, है ना? ये वाली रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने लिखी थी, प्रोडक्ट। इसका आपने रेट लो क्या लिखा था? सर रेट लो लिखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ये था रेट लो। यस, अरे हाँ ना बोलो। और दादा ये जो रेट लो होता है, इस रेट लो में ये जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर होती है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर होती है, उसके सम को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके सम को क्या बोला जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहां से एक और चीज भी है, अगर मान लो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n है तो जो आपका रेट कांस्टेंट होगा उसका यूनिट क्या होता है? यूनिट हो जाएगा, रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा दादा मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n माइनस 1 और सेकंड इनवर्स। इसको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। लेट्स से n इज इक्वल टू 0 है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर आपका ऑर्डर 0 है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होगा उसका यूनिट हो जाएगा मोल की पावर 1, यस सॉरी, मोल की पावर 1, लीटर की पावर -1 एंड सेकंड इनवर्स। मेरी बात समझ गए? मान लेते हैं n की इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब सर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका रेट कांस्टेंट हो जाएगा सेकंड की पावर इनवर्स। कई बार क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होता कि रेट ऑफ रिएक्शन या फिर आपका रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट से पता लगाना पड़ता है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है ना, ऑर्डर का पता लग जाता है रेट कांस्टेंट की यूनिट से। तो ये क्या बन जाएगा? मोल की पावर -1, सर ये बन गया लीटर और सेकंड इनवर्स। क्लियर हुई मेरी बात? समझ में आ गया? यहां तक बहुत आसान सी चीज है, ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही इजी है। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी डिफाइन होता है, यस, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए ही डिफाइन होता है। पहली चीज तो ये, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी बोले तो 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और फ्रैक्शन में भी हो सकती है। ठीक है ना? इस बात को भी ध्यान में रखना है, इसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं होती है। आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। अभी मैंने आपको बता दिया था एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में खत्म हो जाती है ना? जैसे ये वाली रिएक्शन लिखी है, अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी। मान लेते हैं आपके क्वेश्चन में कह दिया कि ये जो रिएक्शन है एलिमेंट्री रिएक्शन है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं माना, ये क्वेश्चन में लिखा गया है कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है। अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है तो जब मैं इसका रेट एक्सप्रेशन लिखूंगा, जब मैं इसका रेट लॉ लिखूंगा या फिर रेट एक्सप्रेशन लिखूंगा, उस केस में जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर है वो क्या बन जाएगा? उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट बन जाएगा। ऐसा सिर्फ और सिर्फ किस केस में होता है? जब आपका रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन हो। ठीक है, और इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा दादा? a प्लस बी के इक्वल हो जाएगा। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई रिएक्शन ऐसी है जो एक से ज्यादा स्टेप में खत्म हो रही है, एक स्टेप वाली तो हो गई एलिमेंट्री, एक से ज्यादा स्टेप में खत्म हो रही है, उनको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। लेट्स से एक रिएक्शन है A गिव्स D, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कैसे? ये डायरेक्ट खत्म नहीं हुई, पहले A से B बना, फिर B से C बना, फिर C से D बना, है ना? ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इसमें आपको गिवन होगा ये वाला फास्ट स्टेप है, ये वाला स्लो स्टेप है, ये वाला भी फास्ट स्टेप है। किसी भी रिएक्शन का जो सबसे स्लो स्टेप होता है उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाता है। यस, क्यों? क्योंकि सर ये वाला जो स्टेप होगा इस रिएक्शन के रेट को डिफाइन करेगा। ये स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है। तो इस रिएक्शन की जो रेट होगी वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है जो स्लो स्टेप है उस पे,
है ना। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसीलिए बोला जाता है, इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, जो स्लोएस्ट स्टेप है उस पे डिपेंड करेगा। सर कैसे डिपेंड करेगा, कैसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, कैसे ऑर्डर निकाल सकते हैं, उसके लिए एक क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट लॉ कैसे निकाला जाता है, आपकी स्क्रीन पर है एक क्वेश्चन, इसको मैं सॉल्व करूंगा, है ना। ये वाला क्वेश्चन लिखता है कि रिएक्शन आपके सामने दे रखी है, ये वाली रिएक्शन दे रखी है, ये वाला जो स्टेप है वो फास्ट है और ये वाला जो स्टेप है वो स्लो है। ये स्लो स्टेप है, इसका मतलब इस रिएक्शन की जो रेट होगी वो इस स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगी। ये आरडीएस स्टेप हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम यही करना है, आप लिख दो कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसमें कौन कौन से हैं रिएक्टेंट, एक तो है सर O3 और दूसरा है नेसेंट ऑक्सीजन O। यस, रेट का एक्सप्रेशन बन जाएगा रेट इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। अब ध्यान देना, इसके अंदर एक चीज ऐसी है, एक टर्म ऐसी है O जो कि आपकी मेन केमिकल इक्वेशन में इन्वॉल्व नहीं है, नहीं है। तो अगर कोई भी स्पीसीज इस रेट लॉ में ऐसी आ रही है जो मेन केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसको हटाना है। और उसको हटाने के लिए क्या माना जाता है, यह माना जाता है, यह अप्रोक्सीमेशन यूज किया जाता है कि आपका ये वाला जो स्टेप है वो इक्विलिब्रियम में, फास्ट स्टेप जो है वो इक्विलिब्रियम में। तो आपको क्या करना है, इस फास्ट स्टेप के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना है। लिख दो सर, ये बन गया, है ना, ये O2 है, ये बन गया सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3। यहां से आपको O का एक्सप्रेशन निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट O3 डिवाइडेड बाय O2, और यहां से उठा के इसको यहां डाल दो, तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो बन जाएगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3, तो पहले से था, इसकी जगह क्या लिख देना है, ये लिख देना है K इक्विलिब्रियम O3 डिवाइडेड बाय O2। सुनना मेरी बात को अच्छे से, एक कांस्टेंट है K, एक कांस्टेंट है K इक्विलिब्रियम, दो कांस्टेंट्स का मल्टीप्लिकेशन एक नया कांस्टेंट होगा, मैंने लिख दिया K डैश, और ये O3 और O3 मिलके हो गया O3 की पावर 2 और ये बन जाएगा O2 की पावर -1। यही हमारा फाइनल रेट लो है। यस, और अगर मान लो आपसे इसमें क्वेश्चन में पूछे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, तो बोल दियो कितना होगा, 1 होगा, कहानी खत्म हो गई है। बताओ, तो हमेशा जब भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट लो निकालना हो, ऑर्डर निकालना हो, इसी मेथड को फॉलो करना है। सबसे पहले जो स्लोएस्ट स्टेप है उसमें जो रिएक्टेंट आ रहे हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग रेट लो लिख देना, जैसे हम लोग लिखते आए हैं। अब उसमें चेक करो, अगर कोई एक ऐसी स्पीसी है जो हमारी मेन केमिकल इक्वेशन में इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको हटाना है। हटाने के लिए क्या अप्रोक्सीमेशन यूज करना है कि जो फास्ट स्टेप है वो किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में मानते हुए उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखो, वहां से इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालो, इसी में डाल दो, दो कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन नया कांस्टेंट हो जाएगा, और यहां पर जो भी स्पीसीज आ रही हैं वो वही स्पीसीज है जो आपके मेन केमिकल इक्वेशन में इन्वॉल्व है। मेरे हिसाब से कहानी क्लियर है, किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद एक छोटी सी टर्म और आती है, दादा इधर देखना, जिसका नाम है मोलिकुलैरिटी। मोलिकुलैरिटी क्या होती है, बहुत सिंपल है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, जितनी स्पीसीज आपस में कोलाइड करती हैं, जिन स्पीसीज के आपस में कोलिजन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उन्हीं नंबर ऑफ स्पीसीज को बोला जाता है मोलिकुलैरिटी। हमेशा एक चीज ध्यान देना, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो प्रैक्टिकल चीज होती है ना, ऑर्डर को हमेशा प्रैक्टिकल से निकाला जाता है, प्रैक्टिकल, है ना। और लेकिन जो मोलिकुलैरिटी होती है ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरी में एग्जिस्ट करती है ना। ये क्या है, थ्योरेटिकल चीज है, ये प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरी में एग्जिस्ट करती है। लेट से आपके सामने एक रिएक्शन है, 2HI gives H2 + I2, मान लो ऐसी रिएक्शन लिखिए। इसका मतलब यह है कि ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें दो HI मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जितनी स्पीसीज की आपस में कोलिजन होती है साइमल्टेनियसली, उससे प्रोडक्ट बनता हो, उनको बोला जाता है मोलिकुलैरिटी। तो इस रिएक्शन को अगर मैं बोलूं तो इस रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी कितनी होगी सर, ये हो जाएगी 2। मेरी बात समझ में आई? यस। दूसरी चीज, लेट से ऐसी रिएक्शन लिखी है, N2O5 gives N2O4 plus half of, सॉरी, N2O4 plus half of O2। यस, ये वाली रिएक्शन दे रखी है। इसमें अगर आपसे कोई पूछे इस रिएक्शन का मोलिकुलैरिटी कितना है, आप लोग बोलोगे सर इसका मोलिकुलैरिटी है 1। जितनी रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में कोलिजन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है उसी को मोलिकुलैरिटी कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मोलिकुलैरिटी होती है कभी भी 0 नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती और नॉन इंटीजर नहीं हो सकती। आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी डिफाइन था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी डिफाइन था, लेकिन
जो मोलिकुलैरिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन होता है। हमारा जो जो ऑर्डर था वो किसके लिए डिफाइन था? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी डिफाइन था, साथ साथ में एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी डिफाइन था, लेकिन मोलिकुलैरिटी इज डिफाइंड फॉर किसके लिए? एलिमेंट्री रिएक्शंस ओनली। मोलिकुलैरिटी सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलैरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता, इसको हमेशा ध्यान रखना है। और अगर आपकी कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसका ऑर्डर और मोलिकुलैरिटी हमेशा इक्वल होगा, ऑर्डर और मोलिकुलैरिटी हमेशा इक्वल होगा, ठीक है ना? इस बात को आप ध्यान रखें, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि ऐसी रिएक्शंस जिनकी मोलिकुलैरिटी 3 से ज्यादा हो, है ना, 3 से ज्यादा रिएक्शन, जो मोलिकुलैरिटी 3 से ज्यादा वाली रिएक्शंस बहुत ही रेयर होती है ना? कैसी होती है? रेयर होती है। क्यों? बिकॉज 3 से ज्यादा स्पीसीज के एक साथ कोलाइड करने के चांसेस काफी कम होते हैं। दैट्स वाई ऐसी रिएक्शंस जिसमें कोलिजन 3 से ज्यादा स्पीसीज की होती हो, मोलिकुलैरिटी 3 से ज्यादा हो, वो आपको बहुत ही रेयर मिलेगी। एक बार जेने इस पे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। एक बहुत ही आसान सी टर्म है जिसका नाम है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। सूडो का नाम होता है फॉल्स। ऐसी रिएक्शंस तो देखने में लगती है कि ऑर्डर कुछ अलग होगा, लेकिन एक्चुअली ऑर्डर कुछ अलग होता है। एक बहुत ही शानदार एग्जांपल है इसका, उसको बोलते हो आप लोग क्या? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। यस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का एक बहुत ही शानदार एग्जांपल। जैसे एस्टर का फॉर्मूला होता है CH3 डबल बॉन्ड C2H5, है ना, और इसका मैंने हाइड्रोलिसिस करवा दिया एसिडिक मीडियम में। सारी दुनिया जानती है क्या प्रोडक्ट बनेगा। आप लोगों ने प्रोडक्ट लिखा है, एसिड बनेगा, साथ में अल्कोहल बनेगा। आप लोगों ने सोचा कि इस रिएक्शन का जो रेट लो होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर की पावर 1 इनटू वाटर की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, लेकिन आपने गलत सोचा, ऐसा नहीं होता, है ना। ये जो रिएक्शन है इसका जो ऑर्डर होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है? एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन पे, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। इस वजह से इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसको आप सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलोगे। मतलब देखने में ऑर्डर कुछ और है और एक्चुअली ऑर्डर कुछ अलग होता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। बात ये आती है सर ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज यहां पर जो वाटर है किस में है मुन्ना? एक्सिस में है। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर कोई स्पीसी एक्सिस में है रिएक्टेंट वाली साइड, तो उसको कभी भी रेट लो के एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं करना। कसम खा लो, गांठ बांध लो, भूलोगे नहीं। और कसम मेरी नहीं खाओगे, अपने हिसाब से देख लेना किसकी खानी है, ठीक है? वेरी गुड। सर कोई और भी एग्जाम्पल है क्या? बिल्कुल एग्जाम्पल है, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। नाम सुने हो? हाइड्रोलिसिस, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी इस रिएक्शन को बोला जाता है ना। वो तो तुमने ऑर्गेनिक में पढ़ ही लिया होगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर C12H22O11, है ना। इसका आप हाइड्रोलिसिस करवा दो एसिडिक मीडियम में, क्या बनता है सर? C6H12O6 प्लस C6H12O6। सर क्या बात कर रहे हो, दोनों आपने सेम लिख दिया। बेटा नाम सेम है लेकिन दोनों प्रोडक्ट अलग अलग हैं, एक है ग्लूकोज एक है फ्रक्टोज। इसका मतलब सर ये दोनों क्या एक दूसरे के आइसोमर हैं? बिल्कुल है ना। ये एक दूसरे के क्या हैं सर? आइसोमर है। केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। सर इस रिएक्शन का जो रेट लो लिखा जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिर्फ और सिर्फ C12H22O11। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। एक बार फिर से वाटर जो है वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है। सॉल्वेंट है तो एक्सेस में है और उसको कभी भी रेट लो के एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यहां 0 आएगा बेटा, तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वापस से 1 हो जाएगा। इसको मैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल दूंगा। मेरे हिसाब से कहानी आप सब लोगों को क्लियर है। मैंने आपसे कहा था ये चैप्टर अगर आप लोगों ने एक बार पढ़ रखा है, रिविजन करना चाहते हो तभी आना। जिसने नहीं पढ़ रखा वो गाली दे के जाएगा, बोले क्या पढ़ा रहा मास्टर, कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं आएगा बेटा, क्योंकि माइंड मैप है। ये एग्जाम से एक दिन पहले अगर 1 घंटे में आपको रिविजन करना है, एग्जाम से 5 दिन 7 दिन 10 दिन पहले अगर आपको रिवीजन करना है, उसके लिए, है ना। टॉपिक सारे कवर हैं, चैप्टर का सीक्वेंस आपको समझ में आएगा। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सीधे आप लोग फॉर्मूले यहां से देख सकते हो, एज ए शॉर्ट नोट्स भी इसको आप यूज कर सकते हो। आइए बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस की। यहां पर आएंगे कुछ फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। यस, आओ देखें। मान लेते हैं कि रिएक्शन है, ए से बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। ए से बन रहा है प्रोडक्ट, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए नोट लिख देते हैं, ये 0 रहा होगा। टाइम t इज इक्वल टू टी पर, कहां गया, आओ, टाइम t इज इक्वल टू टी पर ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन 80 और ये कितना हो जाएगा
कुछ समथिंग हो जाएगा ना। इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैं ऐसे लिख देता हूं, चलो इनिशियल मोल्स ए मान लेते हैं, इसमें से एक्स मोल डिसोसिएट हो गए तो ये एक्स बन गया, ठीक है ना, ए माइनस एक्स। यहां पर इसको मैं मान लेता हूं कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी 80 हो जाएगा, ठीक है। एक बहुत ही जबरदस्त चीज है यहां से जो आपको रिलेशन ध्यान में रखना है। मैं पूरा डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ता है, हमारे पास टाइम भी नहीं है। मैं डायरेक्ट जो रिलेशन लिख रहा हूं रिलेशन को याद रखें। सबसे पहला रिलेशन आता है AT इज इक्वल टू एन नॉट माइनस के टी। AT इज इक्वल टू एन नॉट माइनस के टी। सर AT क्या है? AT है a माइनस एक्स, ए नॉट क्या है? a माइनस के टी। तो यहां से एक और रिलेशन मिल जाएगा, x इज इक्वल टू के टी। एंड व्हाट इज x? x इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। x क्या दादा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये वाले जो मैं आपको लिखवा रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। इनको आपको डायरेक्ट याद रखना है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टाइम टी पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो किसके इक्वल होगा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस के इंटू टी, वेयर के इज रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। और यहां पर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा x इज इक्वल टू के टी। इनका जो टी हाफ होता है, हाफ लाइफ पीरियड, टी हाफ क्या होता है? वो टाइम जिसमें रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाए, उसका एक्सप्रेशन होगा एन नॉट अपॉन 2k। एन नॉट अपॉन 2k बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसका जो टी हाफ होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको है, आपके पास है, जो आपको पता होनी जरूरी है। अगर मैं इनके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो जो सरफेस कैटलाइज रिएक्शंस होती हैं, यस, वो आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है ना। जैसे मान लो Br2 है, प्लेटिनम की सरफेस पे आपने इसको हीट किया तो 2Br बन गया। ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है। साथ साथ सर एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस भी इस कैटेगरी में आती है। एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन होती है वो भी इस कैटेगरी में आती है ना। और सर जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है ना, जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, वो भी इस कैटेगरी में आप लोग लिख सकते हैं ना। फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी इस कैटेगरी में आ सकती है। क्लियर? यहां से एक और चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं जो आपको ध्यान में रखने है ना। जैसे सबसे पहला कॉन्सेंट्रेशन या फिर रेट लिख देते है ना, रेट लिख देते। रेट का टाइम के साथ रिलेशन है ना, ये आपको पता होना चाहिए। एक रेट का कॉन्सेंट्रेशन के साथ रिलेशन, रेट किसका? रिएक्शन का, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। साथ साथ टी हाफ का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, है ना, टी हाफ का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ रिलेशन आपको पता होना जरूरी है। यस, कर लोगे क्या? और यहां पर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का टाइम के साथ, है ना, एक्स प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन थी, उसका टाइम के साथ भी आप रिलेशन बना सकते हो। बना लोगे ना? सर देखो ना सर, इस रिएक्शन का जो रेट है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है सर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। मतलब जो रेट होती है ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ना तो वो टाइम पे डिपेंड करेगी, ना ही रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। समझ गए हो आप लोग बात? टी हाफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और साथ साथ एक्स की वैल्यू बराबर होती है के टी के। इसका मतलब एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो ये रिलेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला इस तरह से बन जाएगा। बताओ, क्लियर हुआ? समझ में आई मेरी बात? बोलना पड़ेगा, है ना। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं और ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो आपको ध्यान में रखने। ये था जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वही सेम चीज मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ए से बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक है दादा। टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर मान लेते हैं इसके ए मोल, ये 0। टाइम टी इज इक्वल टू टी पर ए में से एक्स मोल डिसोसिएट हो गया, एक्स बन गया। इसको मैं एन नोट लिख देता हूं, इसको मैं एटी लिख देता हूं। सबसे पहली चीज, इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1, बिकॉज ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो जो रेट बनेगा इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इनटू ए की पावर 1 के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एट टाइम टी, है ना। कॉन्सेंट्रेशन कौन सी लिखनी है? टाइम टी वाली लिखनी है, ये तो हमें पहले से पता है। सबसे पहला रिलेशन जो आप याद रखोगे, एटी इज इक्वल टू एन नॉट ए की पावर माइनस के टी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ए की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है टाइम के साथ वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है। क्या हो रहा है? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है। पहला रिलेशन जो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, के का फॉर्मूला ध्यान रखना है 2.303 अपॉन टी लॉग एन नॉट अपॉन एटी, एन नॉट अपॉन एटी। दादा इसको आप ऐसे भी ध्यान में रख लो, 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, है ना। सर इसका बेस कितना है? अबे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 10 मानना है ना। बेस कितना है? 10 है। सर इसका जो टी हाफ होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के होता है। अच्छा सर, इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो टी हाफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। सर नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा, है ना।
ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन वैसे लिख देता है एक रिएक्शन ऐसी है जिसका टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, जैसे ही ऐसा लिखा हुआ मिल जाए आपके दिमाग के घोड़े दौड़ने चाहिए, तुम्हें पता लगना चाहिए कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान रखें कि जो 75% रिएक्शन को खत्म होने में लगने वाला टाइम है वो टी हाफ का डबल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको ध्यान रखोगे एक दो क्वेश्चन आपके डायरेक्ट हो जाएंगे। और टी 99.9% रिएक्शन को जो खत्म होने में लगने वाला टाइम है वो 10 गुना होता है टी हाफ का। ये एक दो इंफॉर्मेशन है, याद रख लोगे तो काम आसान हो जाएगा, नहीं भी याद रखोगे तब भी क्वेश्चन बन ही जाएंगे, लेकिन इससे डायरेक्ट हो जाएंगे। यस, अच्छा आप बोलोगे सर एग्जाम्पल तो दे दो, बेटा इनके एग्जाम्पल जो हैं वो है बहुत, सबसे पहला और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो होती है रेडियो एक्टिव डिके रिएक्शंस। रेडियो एक्टिव डिके रिएक्शंस जितनी भी हैं सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है ना। दूसरा N2O5 का जो डिकम्पोजिशन है वो भी N2O5 का जो डिकम्पोजिशन है वो भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करना है। याद रह जाए तो अच्छी बात है, ना भी रहे तो आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इथीन का जो हाइड्रोजिनेशन है वो भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और साथ साथ H2O2 जो है उसका जो डिकम्पोजिशन है H2O प्लस हाफ ऑफ O2 में, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। याद रहे तो अच्छा है, ना भी याद रहे तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आ जाओ बना लेते हैं कुछ ग्राफ्स, इनके ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है भाई। देखो सबसे पहले रेट का किसके साथ, कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है ये बना लियो। फिर उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन का किसके साथ, टाइम के साथ, हाँ टाइम के साथ रेट ऑफ रिएक्शन का। एक और ग्राफ बनाना जरा, किसका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का टाइम के साथ, ये भी बढ़िया ग्राफ बनेगा। एक और बना लेना, चलो ठीक है लगे हाथ, किसका, टी हाफ का, किसके साथ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ। बनाओ ये 4 ग्राफ है जो आप बना सकते हो, है ना। सबसे पहला ग्राफ, सर रेट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखो ये लिखा हुआ ए की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब डायरेक्टली बनेगा। सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है, ए नॉट ई की पावर माइनस के टी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है, सर ग्राफ ऐसा आएगा। सर रेट का टाइम के साथ बनाना है ना, देखो ये रहा, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो होता है वो होता है एन नॉट ई की पावर माइनस के टी। तो जिस तरह से ए की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी टाइम के साथ, उसी तरह से जो आपकी रेट है वो भी डिक्रीज करेगी टाइम के साथ, मतलब दोनों ही एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी। समझे? हाँ भाई, अरे ये बताओ समझे ना, दोनों का सेम ग्राफ बनेगा। कॉन्सेंट्रेशन टी हाफ जो होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ डिपेंड नहीं करता, बिकॉज टी हाफ जो होगा वो ए की पावर 0 पे डिपेंडेंसी रखता है। तो इसके साथ ही ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं जिनको आप लोग अपने दिमाग में बिठा सकते हो, याद रख सकते हो। इसके बाद आगे चलेंगे और nth ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे। nth ऑर्डर रिएक्शन है ना, यहाँ पर n की जो वैल्यू है आप यूं मानो 2 या 2 से ज्यादा, है ना, ग्रेटर देन 1 के लिए ही ये वाला रिलेशन आप लोग ध्यान में रखें। 0 मैंने पढ़ा दिया, फर्स्ट मैंने पढ़ा दिया, ग्रेटर देन 1 अगर है तो उसके लिए ये वाले आप फॉर्मूले यूज कर सकते हो। क्या फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूला सबसे पहला है KT इज इक्वल टू 1 अपॉन n-1, 1 अपॉन AT की पावर n-1 माइनस 1 अपॉन ए नॉट की पावर n-1, ठीक है ना। ये रिलेशन है सबसे पहला, आप इसको याद रखें। मान लो आपकी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, यस अगर आपकी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये वाला इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान में रख लेना, सबके लिए काम में आ जाएगा ये। अगर आपकी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है मतलब n का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू अगर 2 है तो KT इज इक्वल टू 1 अपॉन AT माइनस 1 अपॉन ए नॉट। बोलो अगर मान लो आपकी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, यस थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब n का वैल्यू 3 है, तथा n का वैल्यू अगर 3 है तो KT इज इक्वल टू 1/2 1 अपॉन AT की पावर 2 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन ए नॉट की पावर 2 हो जाएगा। बताइए किसी को यहां तक कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा है हाँ जी, अगर आप लोगों ने ईमानदारी से पढ़ा है तो जो टी हाफ की वैल्यू होगी वो भी मेरे हिसाब से आप लोग बता एक मिनट, हाँ तो जो टी हाफ की वैल्यू होगी वो भी आप लोग बता सकते हो। डायरेक्ट रिलेशन याद रखें, टी हाफ जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट की पावर n-1 होता है, ठीक है ना। इस रिलेशन को भी आप लोग डायरेक्टली याद रख सकते हो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है ना, ये रिलेशन आपको याद रह जाएंगे।
अगर वैसे क्वेश्चन सेकंड और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन पे नहीं पूछे जाते हैं, या फिर ऐसे कह दूं बहुत कम पूछे जाते हैं, तो उसमें भी कोई दो राय नहीं है, बहुत आसान सी क्वेश्चन है ना। फिर भी लेकिन मैंने रिलेशन आपके सामने लिखवा दिया है, आप लोग इस रिलेशन को याद रखेंगे, क्वेश्चंस बड़े आराम से आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, डन, आगे चलें। वेरी गुड, चलिए फिर आगे चला जाए। हाँ, अब देखो कई बार इस पे एक और चीज, छोटा सा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्रेशर पे भी क्वेश्चन आता है। किस पे? प्रेशर पे, है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन प्रेशर पे भी आता है, थोड़ा सा मैं बताऊंगा कैसे आता है। हाँ जी, देखो जैसे मान लो आपसे कहे क्वेश्चन में, है ना, आपसे क्वेश्चन में ऐसा कुछ कह दिया कि ये दे रखा है मान लो टाइम, है ना, और यहां दे रखा है प्रेशर ऑफ ए। प्रेशर ऑफ ए एक रिएक्शन है, ए गिव्स बी प्लस सी। ऐसा कह दिया कि ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसी है दादा? ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है ना। और आपसे पूछ लिया ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ए का प्रेशर P1 दे दिया, टाइम t इज इक्वल टू t पर P का प्रेशर P2 दे दिया, और हमसे पूछा है रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है ना, तो बहुत आसान है, आप लोग सीधा बोलोगे, सीधा बोलोगे भाई रेट कांस्टेंट क्या होता है, k इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम टी पे ए का कॉन्सेंट्रेशन, यही तो होता था। और अगर मान लो कोई गैसियस रिएक्शन है तो गैसियस रिएक्शन के लिए कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है प्रेशर। क्या होता है? गैसियस रिएक्शन के लिए कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है प्रेशर। तो यहां पर आप इनिशियल प्रेशर ऑफ ए लिखोगे डिवाइडेड बाय टाइम टी पे ए का प्रेशर लिखोगे, और यही आपका रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बन जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। पहले आप ए की कॉन्सेंट्रेशन लिखते थे, अब ए का प्रेशर लिखोगे, रिएक्टेंट का प्रेशर लिखोगे। मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन मान लो क्वेश्चन में अब की बार जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, थोड़ा सा आपके साथ वो चालाकी करना चाहता है ना। रिएक्शन आज भी यही है ना, रिएक्शन आज भी यही है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है ना, इस पे क्वेश्चन बनते हैं अपने आप में, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। आज जो इंफॉर्मेशन दे रखी है दादा, वो कुछ ऐसी दे रखी है कि यहां पर तो वही है, टाइम है, लेकिन यहां टोटल प्रेशर दे रखा है। टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर किसका? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का प्रेशर 0T। यह है प्रेशर P1, यह है प्रेशर P2, और आपसे पूछा है बताइए रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा। यहां पर आके लोग गलती कर देते हैं, वो वापस से P1 अपॉन P2 लिख देते हैं। बेटा हमें करना क्या है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी है तो सही, लेकिन यहां पर जो आप प्रेशर लिखते हो वो किसका प्रेशर होता है? वो सिर्फ ए का प्रेशर होता है। ए का इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय ए का टाइम टी पे प्रेशर। लेकिन हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें प्रेशर टोटल प्रेशर दे रखा है, तो हमें ए का प्रेशर अलग से निकालना पड़ेगा, है ना। और वो कैसे निकालते हैं उसके लिए देखो बहुत आसान, सब में एक ही चीज करनी होती है। ए गिव्स बी प्लस सी, टाइम टी इज इक्वल टू 0। अगर कोई आपसे कहे कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर टोटल प्रेशर P1 है, तो आप बोलोगे इसका मतलब यह है कि A1 का प्रेशर P1 है। क्यों? क्योंकि टाइम t इज इक्वल टू T1 पे 0 पे, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे सिर्फ और सिर्फ ए ही तो रहा होगा, रिएक्टेंट ही तो रहा होगा। तो जो भी टोटल प्रेशर है वो किसकी वजह से आया? ए की वजह से आया। टाइम t इज इक्वल टू टी पर मान लेते हैं इसमें से कुछ प्रेशर कम हो गया, तो ये हो गया x और x। यस, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, मोल्स कन्वर्ट हो गए, तो प्रेशर भी कम हो गया। तो सर क्या मुझे क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है टाइम टी पर टोटल प्रेशर, देखो टाइम टी पर टोटल प्रेशर, टाइम टी पर टोटल प्रेशर किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, और ये किसके बराबर है? P2 के बराबर है। बोलो, तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं P1 प्लस एक्स इज इक्वल टू P2, और यहां से जो x की वैल्यू है वो कितनी मिल गई सर? वो मिल गई P2 माइनस P1। बोलो, यही मिल गया ना। अब देखो मैं k का एक्सप्रेशन लिखूंगा 2.303 अपॉन टी लॉग ए का इनिशियल प्रेशर कितना? P1। ए का टाइम टी पर प्रेशर कितना? P1 माइनस एक्स, और x की जो वैल्यू है वो हमने निकाल ली, बस काम खत्म हो गया। एक्सप्रेशन आपके सामने है, P1 अपॉन P1 माइनस P2 माइनस P1, है ना। तो ये क्या बन जाएगा? 2P1 माइनस P2। ये बन गया P1 अपॉन 2P1 माइनस P2, और हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। ध्यान रखना है जो यहां पर आप कंसंट्रेशन, यहां पर जो प्रेशर लिखते हो वो किसका होना चाहिए? ए का प्रेशर होना चाहिए, और ये इनिशियल प्रेशर होता है, ये टाइम टी पे प्रेशर होता है, ठीक है ना। तो अगर मान लो आपको क्वेश्चन में टोटल प्रेशर दे रखा है, इस मेथड से आप फॉलो कीजिए, एक्स की वैल्यू निकालिए, एक्स को यहां पुट कर दीजिए, हमारा फाइनल आंसर इस तरह से मिल जाएगा।
क्लियर है? मेरे हिसाब से कहानी ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। आइए आगे चलते हैं और हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये तो हमने बात करी थी, रेट ऑफ रिएक्शन है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट्स, है ना, ये हम लोगों ने लिखा ही था पहले भी, है ना। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उस पर डिपेंडेंसी नहीं होगी। फर्स्ट ऑर्डर है तो रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 के प्रोपोर्शनल होगी। सेकंड ऑर्डर है तो रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 2 के प्रोपोर्शनल होगी। एक्सपोजर टू लाइट, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है? फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए होता है ना, फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन। इस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना। दूसरा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? जो रिएक्शंस लाइट की प्रेजेंस में होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तीसरा जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर मान लो आपका कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट है ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट है, तो उसको वो वाली जो रिएक्शन होगी वो स्लो होती है। एक चीज आप और भी ध्यान में रख सकते हो, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया, है ना। अगर मान लो आपका कोई सॉलिड सब्सटेंस है ना, अगर कोई आपका सॉलिड सब्सटेंस है तो उसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, जो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें एक है टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होता है? तो ऐसा बोला जाता है कि अगर मान लो आपने किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 यूनिट से बढ़ा दिया, क्या किया? 10 यूनिट से बढ़ा दिया, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो 2 या 3 गुनी बढ़ जाती है। सोचो अब आप 10 यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन दुगुनी या फिर तिगुनी हो जाती है ना। तो यहां से एक टर्म डिफाइन होती है जिसको बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट म्यू, और ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है इसका जो एक्सप्रेशन है वो होता है कि T+10 डिवाइडेड बाय KT, है ना। रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T वो हो गया KT, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T+10 मतलब आपने टेम्परेचर 10 गुना बढ़ा दिया। तो इन दोनों रेट कांस्टेंट्स का जो डिवीजन है उसको बोला जाएगा टेम्परेचर कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? लगभग 2 या फिर 3 गुनी होती है। ये आपको क्वेश्चन में दिखा हुआ मिलेगा। एक और रिलेशन भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो, KT2 डिवाइडेड बाय KT1 इज इक्वल टू म्यू की पावर डेल्टा T बाय 10। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना, जहां पर जो डेल्टा T होगा वो होगा T2 माइनस T1। मतलब आपसे क्वेश्चन में मान लो कहे कि T1 टेम्परेचर मतलब 10 डिग्री सेल्सियस पे, 10 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है, तो बताइए 50 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट कितना होगा? T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट दे रखा है, T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट पूछा है, और आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर पहले से पता है तो आप लोग इस रिलेशन को यूज करके T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, एग्जैक्ट जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन होता है रेट कांस्टेंट का वो दिया जाता है आर्नियस इक्वेशन से, K इज इक्वल टू A इंटू E⁻⁻RT। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है दादा? आर्नियस इक्वेशन। क्या बोला जाता है? आर्नियस इक्वेशन। ठीक है, और यहां पर कौन कौन सी क्या क्या चीजें मेरे हिसाब से आपको बताई है। जो ए के होता है सर ये है रेट कांस्टेंट, है ना। ए जो है वो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। ये जो होती है इंपॉर्टेंट चीज है एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या होता है दादा? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होती है सर एक्टिवेशन एनर्जी? बहुत सिंपल है। जैसे अगर मान लो आपका रिएक्टेंट है, यस आपका रिएक्टेंट है इतना, प्रोडक्ट तक पहुंचना है, तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक जाने के लिए, है ना, एक एनर्जी बैरियर को पार करना पड़ता है सर, है ना। ये रिएक्टेंट की एनर्जी थी, अगर इसको प्रोडक्ट की तरफ जाना है तो इस एनर्जी बैरियर को पार करना पड़ेगा, और ये जो एनर्जी बैरियर होता है जो कि पार करना जरूरी है, इसी को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो स्टेट होती है इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। यस क्या बोला जाता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, है ना। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है, बिकॉज इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है ना, जो कि बहुत ही कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है। आप देख सकते हो मैक्सिमम एनर्जी है, बहुत कम टाइम के लिए स्टेबल होगा, और रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जिस एनर्जी बैरियर को पार करना पड़ेगा दैट विल बी नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। अब अगर मान लो आपसे क्वेश्चन में ऐसा कहे, है ना,
कि T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट दिया है, T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट निकालना है, और आपको साथ में और क्या दे रखा है, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है। तो हमें क्वेश्चन कैसे करना है, देखो एक रिलेशन होता है KT2 KT1 इज इक्वल टू E अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, खत्म। इस रिलेशन को आपको याद रखना है, जहां पर T2 की जो वैल्यू होगी वो T1 से बड़ी है, ये ध्यान में रखना है ना। यहां पर R क्या है, R है मेरे भाई गैस कांस्टेंट। R क्या है सर, ये है गैस कांस्टेंट। T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट पता है, T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट निकालना है, E एक्टिवेशन एनर्जी है, R आपका गैस कांस्टेंट है, T1 और T2 टेम्परेचर है। इस रिलेशन को यूज करते हुए आप लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बिना किसी झिझक के, बिना किसी तकलीफ के, बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है मेरे हिसाब से? यस, आगे चल सकते हैं। बढ़िया, आगे एक और फैक्टर है जिसको बोला जाता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, जो किसी भी रिएक्शन की रेट को या तो बढ़ा दे या कम कर दे, उसको कैटलिस्ट बोला जाता है ना। ये जो कैटलिस्ट होता है आपका, इसके खुद के केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं होता। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो कैटलिस्ट होता है कभी भी गिब्स एनर्जी को ऑल्टर नहीं करता, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ऑल्टर नहीं करता। थोड़ा सा अगर आपने कैटलिस्ट लिया है तो लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्शन को भी, लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को भी ये कैटलाइज कर सकता है ना। एक और बढ़िया चीज लिखी है कि जो कैटलिस्ट होता है कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट के साथ छेड़खानी नहीं करता। हाँ, इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव होने में जो लगने वाला टाइम है उसको ये जरूर कम कर देता है। दूसरी चीज इसने लिखी है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्यों बढ़ा देता है, बिकॉज ये एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। ये क्या करता है दादा, इट डिक्रीज कर देता है ना। भाई सोच के देखो खुद, ये एक्टिवेशन एनर्जी जितनी छोटी होगी, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाना उतना ही आसान होगा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत आसान। यस, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी, बात कर लेते हैं कोलिजन थ्योरी की। बहुत सिंपल चीज है ये, बहुत थ्योरेटिकल चीज है ना। इस पे जो भी क्वेश्चन आता है वो थ्योरेटिकली आता है। एनर्जी कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि अगर मान लो आपके पास रिएक्टेंट है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनता है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की आपस में कोलिजन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन वो कोलिजन्स जिसमें आपस में वो कोलिजन जिनसे एक्चुअली प्रोडक्ट बनता है उनको बोला जाता है इफेक्टिव कोलिजन्स। कुछ कोलिजन ऐसी होती हैं जो कि इफेक्टिव नहीं होती, मतलब उन कोलिजन से कभी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता। अब बात यह आती है कि सर किसी भी कोलिजन को इफेक्टिव होने का क्राइटेरिया क्या है? उसके दो क्राइटेरिया हैं। पहली चीज, उसके पास एनर्जी सफिशिएंट होनी चाहिए, और दूसरी चीज, जो पार्टिकल्स की कोलिजन हो रही है वो उसका ओरिएंटेशन अच्छा होना चाहिए। दोनों का क्या मतलब है अभी थोड़ी देर में हम लोग सीखेंगे, लेकिन समझ में आई बात? टोटल जो कोलिजन होती है उनमें से कुछ कोलिजन ऐसी होती है जिनसे प्रोडक्ट बनता है, उनको इफेक्टिव कोलिजन बोला जाता है। कुछ कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता। कोलिजन कभी भी इफेक्टिव कब होगी? जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, एनर्जी बैरियर को पार करना है। दूसरा, ओरिएंटेशन प्रॉपर होगा। एक टर्म होती है जिसका नाम है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? आपके पास क्या है, यूनिट वॉल्यूम है रिएक्शन मिक्सचर का, उसमें पर सेकंड जितनी टोटल कोलिजन हो रही है, एक यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड में जो टोटल कोलिजन्स हो रही है उनको बोला जाता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर मैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करूं तो जो मेरा रेट कांस्टेंट है वो बन जाएगा e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, है ना। ये है आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी z। अब नीचे लिखा है कि दो बैरियर है, उसको पार करना पड़ता है किसी भी कोलिजन को अगर इफेक्टिव होना है। तो पहला है एनर्जी बैरियर, दूसरा है ओरिएंटेशन बैरियर। क्या मतलब है एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर का? देखो, एनर्जी बैरियर की अगर मैं बात करूं, ये अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले ही समझा चुका हूं। जैसे मान लो आपके पास ये है रिएक्टेंट, यहां समझा देता हूं। देखो, इधर मैंने लिखा है एनर्जी, यस, और इधर लिखा है रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। ठीक, ये था आपका रिएक्टेंट, इसकी एनर्जी इतनी है, मान लेते हैं इतनी है रिएक्टेंट की एनर्जी। प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये लो जी हो गया। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, इसको मैं HP लिख देता, HR लिख देता हूं। ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, HP लिख देता हूं। ठीक है ना। तो सर देखो, ये जो एनर्जी है इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोला है, यस। तो यहां से लेके यहां तक की ये जो एनर्जी है उसको बोला जाएगा, ये है सर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, है ना। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी।
और अगर मान लो प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना है तो ये जो एनर्जी बैरियर है इसको बोला जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यस, यहां से लेके यहां तक की जो टोटल एनर्जी है उसको बोला जाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। और सर इन दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस है ना, प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी, इसका जो डिफरेंस है उसको बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच, है ना। तो यहां से डेल्टा एच क्या बन जाएगा, डेल्टा एच बन जाएगा प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। और एक और फॉर्मूला भी बन सकता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी, ये बनेगा डेल्टा एच। तो अगर मान लो टोटल एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है तो वो कोलिजन कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकती, उस कोलिजन से कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मतलब मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो है थ्रेशोल्ड एनर्जी। यस सर, ओरिएंटेशन बैरियर क्या होता है, इसको समझाओ आप लोग, है ना। देखो आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी होगी SN2 मैकेनिज्म। यस, आपके पास ये है एल्काइल हैलाइड, उस पे OH माइनस को अटैक करना है, दोनों की आपस में कोलिजन होगी। पहला कोलिजन ये हो सकता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, एक बार OH माइनस इस साइड से अटैक करे, एक बार OH माइनस बैक साइड से अटैक करे। ये है फर्स्ट डायरेक्शन, ये है सेकंड डायरेक्शन। बताओ कौन सी डायरेक्शन सही है जिससे प्रोडक्ट बनेगा। सारी दुनिया जानती है सर ये वाली डायरेक्शन कभी भी इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस रिपेल करेगा। सर OH माइनस का अटैक कहां से होगा, पीछे से होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन। अगर ये दोनों मॉलिक्यूल इस तरह से कोलाइड करेंगे, OH माइनस पीछे से अटैक करेगा, तो इस कोलिजन से आपका प्रोडक्ट बनेगा, इफेक्टिव कोलिजन होगी। इसके पास अगर मान लो एनर्जी तो सफिशिएंट है लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, तो वो एनर्जी, वो कभी भी आप उसको कभी भी इफेक्टिव कोलिजन नहीं बोल सकते। दोनों चीज होनी जरूरी है, एनर्जी भी और साथ साथ ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना जरूरी है। डन। अगर मान लो ओरिएंटेशन के फैक्टर को मैं P से दिखा दूं तो जो आपका जो रेट का एक्सप्रेशन होता है ना, वो बन जाएगा बेटा ZAB। ये तो आ गया कौन सा, टोटल कोलिजन्स, है ना। इस टोटल कोलिजन में से ओरिएंटेशन को कौन कंसीडर कर रहा है, P। इसको प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोला जाता है, माइनस EA/RT। ये वाला फॉर्मूला भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, है ना। इसको क्या बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। क्या बोलते हो आप लोग इसको, प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी कहते हो। यस, टोटल कोलिजन में से जो ओरिएंटेशन को कंसीडर करता हो, यस, जो ओरिएंटेशन को कंसीडर करता हो उसको प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोलते हो। साथ साथ में इसका एक और नाम भी है, इसको स्टेरिक फैक्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टेरिक फैक्टर भी। आपकी श्रद्धा है, आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इस पे जो भी क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी से रिलेटेड होगा, है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा या फिर इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। एक बार जे ने क्वेश्चन इस पे भी पूछा है, ये तो थ्योरी है, इस पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है ना। ये जो भी चीज मैंने बोली है वो आपके सामने इस पे नोट्स में मैंने इंक्लूड कर दी है। अब सबसे लास्ट में एक बार जे ने क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन पे पूछा था, एक बार सीक्वेंशियल रिएक्शन पे पूछा था। तो जो काम की चीज है दोनों में, मैं आपको बता देता हूं फटाफट से। जैसे मान लो पैरेलल रिएक्शन का क्या मतलब है, A से बन रहा है B और B से बन रहा है C। ये इसको फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल या फिर फर्स्ट ऑर्डर कंपीटिंग रिएक्शन भी बोला जाता है। कंपीट कर रही है, A से B बन रहा है, A से C बन रहा है। मान लेते हैं इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है K1 है, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K2 है। तो मैं आपको बता दूं जो इफेक्टिव रेट कांस्टेंट होगा वो बराबर होगा K1 प्लस K2 के, है ना। इस बात को सबसे पहली चीज आप लोग ध्यान में रखोगे। मान लेते हैं इसका जो T हाफ है वो मैं T हाफ 1 लिख देता हूं, इसका जो T हाफ है वो T हाफ 2 लिख देता हूं, है ना। तो जो इफेक्टिव T हाफ होता है, T इफेक्टिव, वो होगा 1/T1 प्लस 1/T2। इसको ध्यान रखें आप लोग, है ना। T हाफ 1 ऐसे भी लिख दो, T हाफ 1 प्लस 1/T हाफ 2, ठीक है। ये बेटा मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लिख रहा हूं, है ना, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है और डेरिवेशन में नहीं करवाऊंगा इस समय। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी मान लेते हैं EA1 है, इस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी EA2 है। तो जो इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी होगा वो होगा EA1 K1 प्लस EA2 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। ये होगा इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और देखो जो टाइम t पे A का कॉन्सेंट्रेशन होगा AT, वो हो जाएगा बेटा N0 e की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, ठीक है ना। जैसे हम लोग लिखते थे ना AT इज इक्वल टू N0 e की पावर माइनस KT, तो यहाँ K की जगह क्या आएगा, K1 प्लस K2 आएगा। डन।
एक और बहुत शानदार रिलेशन है, बी की कॉन्सेंट्रेशन और सी की कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, K1 अपॉन K2 के बराबर होगा। K1 अपॉन K2 के बराबर होगा अगर इनका कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है तो। अगर मान लो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हुआ तो K1 और K2 भी उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस बात को आपको सिर्फ छोटी सी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। यस और आप लोग अगर चाहो तो एक चीज और ध्यान रख सकते हो, बी की कॉन्सेंट्रेशन अगर आपसे कोई पूछ ले मान लो टाइम टी पे कि बताओ बी की कॉन्सेंट्रेशन टाइम टी पे कितनी है, तो आप लोग बोलोगे K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू ए नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, है ना। ये डायरेक्ट रिलेशंस हैं, अगर आप लोग याद रख पाओ तो रख सकते हो। और टाइम टी पे सी की कॉन्सेंट्रेशन अगर कोई पूछे तो वो हो जाएगी K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू ए नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, है ना। ये दूसरा एक्सप्रेशन है बी की कॉन्सेंट्रेशन और सी की कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्ट याद रखने का। जो भी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके काम में आ सकती है वो मैंने इस वाले स्लाइड पे आपके सामने लिख दी है, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोग इस चीज को ध्यान में रख सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। ये डायरेक्ट रिलेशन होते हैं जिनसे आप लोग बी की कॉन्सेंट्रेशन सी की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो। कई बार हमसे ये भी पूछता है बताओ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, परसेंटेज बी का कितना होगा, बी का परसेंटेज कितना होगा, तो K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100% हो जाएगा। बताओ ये हो जाएगा क्या, बी का परसेंटेज। और अगर मान लो आपसे कोई पूछे परसेंटेज सी कितना होगा तो वो हो जाएगा K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100%, ठीक है ना। यही भाई दोनों का रेशियो K1 अपॉन K2 के बराबर है, तो बी पूछे तो K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100%, सी पूछे तो K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100%, ठीक है ना। अगर कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं दिया हुआ है तो दिया तो फिर आपको पूरा डेरिवेशन ही साथ में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी पे क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है ना, ये एक्सप्रेशन पूछ लेता है या फिर बी और सी का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लेता है और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है ना। और सबसे लास्ट में आता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर सीक्वेंशियल रिएक्शन, मतलब ए से बी बना, बी से सी बना, सीक्वेंशियल रिएक्शन। डन। इसका जो रेट कांस्टेंट है K1 है, इसका जो रेट कांस्टेंट है K2 है, ठीक है। मान लो अगर आपसे पूछे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए किसके बराबर होगा, K1 इंटू ए के बराबर होगा, कोई दिक्कत ही नहीं। आपसे कोई पूछ ले रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी किसके बराबर होगा, तो सर K2 से सी मिल रहा है, K2 इंटू बी के बराबर होगा, क्या दिक्कत है, अरे बोलो ना। और अगर मान लो आपसे कोई पूछ ले बी का, तो आप लोग बोलोगे सर देखो बी K1 से तो मिल रहा है और K2 से खर्च हो रहा है, क्या दिक्कत है, K1 से मिल रहा है और K2 से खर्च हो रहा है, क्या दिक्कत है। तो माइनस आ जाएगा, मिल रहा है तो प्लस, है ना, मिल रहा है तो प्लस, और अगर खर्च हो रहा है तो माइनस। सिंपल सी बात है। देखो यहां पर जो ए की कॉन्सेंट्रेशन है टाइम टी, ए जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन रेट कांस्टेंट किस रेट कांस्टेंट से, K1 रेट कांस्टेंट से डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए माइनस लिखा है। तो माइनस इज इक्वल टू K1 इंटू ए। ऑब्वियस है ये जो कॉन्सेंट्रेशन होगी ये कौन सी होगी, टाइम टी पे होगी, क्योंकि ये भी हम लोग टाइम टी पे निकाल रहे हैं। सी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा, सर K2 से मिल रहा है ना, K2 से मिल रहा है, K2 से सी बन रहा है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी है टाइम टी। अगर मैं बी की बात करूं तो K1 से तो बन रहा है, K2 से खर्च हो रहा है, K1 से मिल रहा है मतलब K1 पॉजिटिव आएगा, K2 से खर्च हो रहा है मतलब K2 नेगेटिव आएगा, सिंपल। बस ये चीज थी जो आपको ध्यान में रखनी थी। क्लियर हो गया क्या, क्लियर हो गया क्या, आगे चले। यस हम लोग आगे चल सकते हैं मेरे हिसाब से। इसी के देखो इसमें एक्सप्रेशन पे ही क्वेश्चन पूछा गया, अगर मैं मेंस की बात करूं, है ना, मेंस की बात करूं तो एक्सप्रेशन पे ही क्वेश्चन पूछा गया, और इसके अलावा इनके डेरिवेशन भी होते हैं, फाइनल रिजल्ट भी होते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो रिजल्ट याद रखो इतने मोटे मोटे। मेंस वगैरह में वो रिजल्ट नहीं पूछता आपसे। रही बात एडवांस की, तो एडवांस के लिए अभी हम लोग बात नहीं कर रहे, जब एडवांस का पेपर होगा उस समय हम लोग और सीरीज के थ्रू कुछ और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो भी हम लोग आपको दे देंगे, ठीक है ना। लेकिन मेंस में इस पे क्वेश्चन नहीं आता, एडवांस में भी नहीं पूछा गया। अगर मैं उन लंबे लंबे डेरिवेशंस की बात करूं ना तो वहां पर भी नहीं पूछा गया। चलिए इसी के साथ हमारा जो केमिकल काइनेटिक्स वाला पोर्शन है वो होता है खत्म। यस लगभग 1 घंटे में हमने ये पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करी है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। सबसे चीज बहुत स्कोरिंग है। क्वेश्चन अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो क्वेश्चन आपको गारंटी देता है 4 नंबर की फिक्स
गलत हो ही नहीं सकता। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। विश्वास ना हो तो पीवाईक्यूज आप लोग देख सकते हो, प्रीवियस के क्वेश्चंस आप लोग देखो, आपको आइडिया लग जाएगा कितना सिंपल क्वेश्चन इससे आता है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आता है, इसी वजह से हमने फॉर्मूले लिखे, डेरिवेशन हमने नहीं किया बिकॉज माइंड मैप में डेरिवेशन का टाइम वैसे भी नहीं होता है। ठीक है जनाब, तो चलिए फिर आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बढ़िया ढंग से आपका एग्जाम है उसको दें, रिवीजन करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग एक बहुत अच्छे कॉलेज में मिलेंगे और सब लोगों का जो एग्जाम है बहुत अच्छा होगा, लेकिन अपनी मेहनत को जरूर बनाए रखें लास्ट तक, है ना। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और ज्यादा पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम तो पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।